रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, हाजिर हूँ आज कार्यक्रम हमराही लेकर के हमारे सभी सुनने वालों के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो हमराही कार्यक्रम अब आज जो है वो अपने 30वें पायदान पर है। आज से पहले के सभी कार्यक्रमों को जो प्यार, मोहब्बत और सराहना आप सबकी तरफ से मिली है, उसके लिए रेडियो मधुबन परिवार आप सबका आभारी है, शुक्रगुजार है। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ मेरे ही शहर यानी अजमेर राजस्थान से एक बहुत ही शानदार कपल जुड़ रहे हैं और उनका नाम है श्रीमान आलोक शर्मा जी और उनकी श्रीमती मैम नीतू गोयल। तो ये दोनों दृष्टिबाधित हैं और लगभग इनके विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं। बाकी तो बातचीत का सिलसिला इनसे जब आगे बढ़ाएंगे तो और जानकारियां मिलती जाएंगी और चीजें निकलती जाएंगी। श्रोताओं, कई बार क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि परिवार की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर कितनी हैं, परिवार की हमसे अपेक्षाएं कितनी हैं और हम अपनी सीमाओं में रह करके क्या कर सकते हैं। और ऐसे में आपके लिए विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल आज के इस कार्यक्रम का भी है। तो स्वागत करते हैं आलोक जी और नीतू मैम, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सबको। जी, मैं आलोक शर्मा और मैं नीतू गोयल, आप सबके सामने। अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी। जी जी जी। तो आलोक जी, श्रोताओं मैं बताऊं, आलोक जी मेरे स्कूल के साथी भी रहे हैं, सीनियर रहे हैं मेरे, और मैं यानी लगभग 28 सालों से इनको जानता हूं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आलोक जी आपसे। जरा हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में बताइए। मेरा ब्लाइंडनेस ब्रेन ट्यूमर हुआ था 4 साल की एज में। 89 में स्कूल ज्वाइन किया था, ब्लाइंड स्कूल आरक्षण अजमेर का। 12 साल वहाँ पे पढ़ाई करी और उसी समय संस्कृति का भी एडमिशन हुआ था 90 में। और दोनों ने कॉलेज उसको साथ में करी और दोनों ने साथ में मिलकर जॉब करी। अभी वर्तमान में मैं अजमेर में यूयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मेरी शादी को 5 साल हो गए। जी, और नीतू मैम आप भी बताएं जरा हमारे सुनने वालों को। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं जब स्कूल में थी, मतलब स्कूलिंग मैंने अपनी शुरू की थी, तब मेरे आंखों का विजन बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना 10th पास किया और 10th पास करते हुए मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो मेरे को आरपी का प्रॉब्लम था, जिसमें रेटिना की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें आंखों की नर्व्स ब्लॉक हो जाती है। तो धीरे धीरे इस तरह से मेरी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। तो उसके बाद मेरे पास कोई सोर्स नहीं था पढ़ाई का। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ब्लाइंड का मतलब किस तरह से पढ़ सकते हैं, कहाँ पे उनके स्कूल्स वगैरह की कोई भी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने कहीं ना मतलब मेरे को किसी रिलेटिव से पता चला, यहाँ पे जयपुर में एक स्कूल है, वहां से फिर मैं धीरे धीरे जब मुझे अपने सपने पूरे करने थे पढ़ाई को लेके, तो पढ़ाई भी की मैंने, जॉब भी की और फिर उसके बाद मैंने शादी भी की है। तो नीतू मैम आपने क्या क्या किया है पढ़ाई में? एक्चुअली मेरे 10 साल का पढ़ाई में ब्रेक हो गया था। 10 हमें कोई भी जानकारी नहीं थी इस तरह की, स्कूल किस तरह से ब्लाइंड लोग पढ़ाई करते हैं आगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है सुनने वालों के लिए एक्चुअली। तो उस दौरान मतलब फिर कैसे वापस से आपकी एक तरह से नई जिंदगी की शुरुआत हुई, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल जी, तो बताएं जरा सुनने वालों। जब मेरे को मतलब फैमिली को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जब एकदम से आंखों की रोशनी चली जाए और फिर वो कहाँ डॉक्टर भी मना कर देंगे कि आपको अभी इनका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मैं घर में 10-12 साल रही। उसके बाद मुझे किसी रिलेटिव से पता चला जयपुर में आरकेएमएस जो स्कूल है, वहां से पता चल, वहां पे हम लोग गए। फिर वहां पे भी मैंने एक दो महीने समर वेकेशन में मैंने ट्रेनिंग्स ली, कंप्यूटर ब्रेल ये सब देखा। तो मुझे पता ही नहीं था, वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे जीवन में एक नई आशा, मतलब एक शुरुआत हो गई, मुझे एक दिशा मिली वहां पर। धीरे धीरे वहां पे मेरे फ्रेंड्स भी बने, वहां का जो
उस टाइम 2010 की बात है। 2010 में वहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के जो सर थे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे मैं अपना पढ़ाई भी करूँ और अपनी जो भी मेरी स्किल्स हैं, जो मैं प्रॉब्लम से गुजर रही थी, ब्लाइंडनेस से, तो मैं बाहर आ सकूं। तो इस दिल्ली में एक NAB सेंटर है गर्ल्स के लिए, क्योंकि फैमिली चाहती नहीं थी कि मैं मतलब ऐसी किसी जगह पे जाऊं, पढ़ाई करूं। कि पहली बात तो वो पढ़ाई करने के लिए इतना रेडी भी नहीं थे कि मैं पढ़ाई करूं। तो फिर उसके बाद जब मैंने उनको विश्वास दिलाया कि और लोग भी पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, तो इस तरह से फिर मैंने ग्रेजुएशन मतलब 10th 12th तो मैंने जयपुर में रहकर ही किया था। मतलब 10th मैंने जयपुर में कर लिया था, वहाँ के सपोर्ट से, वहाँ के मुझे गाइडेंस मिली थी। और फिर 12th मैंने अपना घर में किया था, ओपन से ही किया था, ओपन स्कूल से। फिर ग्रेजुएशन में जब दिल्ली में मुझे NAB सेंटर है, वहाँ पे रह के मुझे एक हॉस्टल मिला और वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया ओपन यूनिवर्सिटी से ही। और फिर मुझे वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स की थी, ट्रेनिंग करने के साथ साथ मुझे वहाँ पे कंप्यूटर टीचर की जॉब मिल गई थी। इस तरह से मैंने अपना जो मेरा स्ट्रेस था कि हम ब्लाइंड होने के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और लोगों को देख के मतलब खुद भी मैं जागरूक हुई और दूसरों को भी मैंने बहुत जागरूकता दी। इसी के साथ अपने भाई को भी आत्मनिर्भर बनाया पढ़ने के लिए। अच्छा। वो भी पता कि मैं किसी ब्लाइंड स्कूल में जाके पढ़ लूं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम दोनों की शादी के बाद उसको प्रेरणा मिलने की दोनों अपनी लाइफ चला सकते हैं, मैं आगे बढ़ सकूं। तो नीतू मैम, आजकल फिर क्या तैयारी कर रही हैं आप किसी एग्जाम के लिए, या नहीं बस अभी जॉब नहीं करना है? अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ, तो अभी हाउसवाइफ होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जी। तो इस तरह से अभी वैसे मैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, जितना अच्छा। भी मुझे मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे वेस्ट ना करूँ। वेरी गुड जी। तो और इससे पहले मैंने ऑनलाइन कॉलिंग जॉब भी की थी जी। क्योंकि जैसे कि जानते ही हैं, बाहर निकलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, घर को साथ लेके चलना पड़ता है जी। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं घर को भी देख पाऊँ और अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, और अपनी एजुकेशन को साथ रख के ही अपनी लाइफ चलाऊं। बहुत खूब। तो चलिए आगे बातचीत बढ़ाते हैं और श्रोताओं आप सबको बताते हैं कि कैसे आलोक जी और नीतू मैम के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। जी आलोक जी। मेरा मिलने का सिलसिला इनकी मेरे पास एक अनफॉर्चुनेटली कोई रिकॉर्डिंग के लिए आया था, सुरभि नाम से। क्या नाम था? सुरभि जैन। सुरभि, ओके ओके। उन्होंने मेरे से बात चलाई कि आप शादी करना चाहते हो तो आपको कोई लड़की हो। उन्होंने पूछा आप शादी करना चाहते हो? मैंने कहा करना तो चाहता हूँ, कोई लड़की हो तो बताना। जी आलोक जी। जी आलोक जी, आप हाँ सुरभि जैन आपके पास आई जी। इनकी फ्रेंड से उन्होंने बात करी तो इनकी फ्रेंड को नंबर दिया कि ये लड़का है अजमेर में, तो इनके पास नंबर पहुंचा। तो इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम कॉल किया कि जनरल बातचीत करने के लिए, फिर धीरे धीरे बात करते करते तो शादी तक बात पहुंची। अब आगे ये बताएंगे। नहीं तो एक बात बताओ आलोक जी कि भाई मतलब उससे पहले भी तो आपने कई जगह कोशिश की होगी, घर वालों ने भी कोशिश की होगी, और फिर आपकी सोच क्या थी कि ब्लाइंड से शादी करनी है कि साइटेड से शादी करनी है? पहले ही घर वाले चाहते थे कि नॉर्मल से शादी हो, नॉर्मल के लिए देखने के लिए करा था, नॉर्मल फॉर्चून कोई नहीं मिला। अच्छा। दलाल जो एजेंट होते उन्होंने भी कहा कि हम कराते हैं शादी, उनसे बात चली, पर उन्होंने ये बोला कि पहले पैसे दो फिर हम लड़की को मिलाएंगे। अच्छा। तो मैंने बोला पहले पैसे नहीं दे सकता, पहले लड़की से मिलो, फैमिली से मिलूंगा, उसके बाद पैसा दूंगा आपको। सही है। लड़की चली जाए बीच में, फैमिली गायब हो जाए पैसा लेने के बाद, और नहीं बैठे तो ये बताइए ना, लगभग कब से मतलब कितने सालों से आपने तलाश शुरू कर दी थी अपने जीवन साथी की? मैंने 2009 से शुरू कर दिया था जीवन साथी की तलाश। अच्छा, 2009 से, और फिर 2016 में जाकर के नीतू मैम मिली आपको? 2015 में सितंबर में इनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, सितंबर में।
तो इसका मतलब कुल मिलाकर के सुरभि जी जो है वो आपके दोनों के मिलने के लिए माध्यम बनी। वो माध्यम बनी, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है जो माध्यम बनी हमारे। और क्यों क्या हो गया उनको? उनके क्या बच्चे प्रेगनेंसी टाइम में जो डिलीवरी हो रही थी उस समय बच्चे को पेट बचाने के चक्कर में उनकी जान जा चुकी। हो। तो वो भी राजस्थान से ही थी सुरभि जैन? वो भी राजस्थान से थी, रहने वाली भीलवाड़ा की थी। अच्छा, तो नीतू मैम, हाँ यस सर। आपने मतलब कब सोचा शादी वगैरह के बारे में, और क्या आलोक जी से पहले भी कहीं बातचीत हुई? हाँ सर, वो मेरे फैमिली काफी तलाश कर ही रही थी जी। क्योंकि मैं ब्लाइंड हो चुकी थी। घर में उन चाहते ही हैं कि लड़की को कब तक घर में रखना है, ब्लाइंड भी हैं, तो मतलब उनको लगता था कि अच्छा लड़का, अच्छी फैमिली मिले और वो शादी करें जिससे वो अपनी जिम्मेदारी कम कर सके। जी। तो वही है कि मेरा मानना था कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं और मैं कुछ कर सकूं, मैं अपने आप को संभाल सकूं और फिर उसके बाद ही मैं फैमिली संभाल पाऊंगी, अपनी शादी को अपने सक्सेसफुल कर सकती हूँ। लेकिन उन लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन पर वही है, उन्होंने काफी साल, वही 7-8 साल उन्होंने भी कोशिश की थी। 2010 में मैं ब्लाइंड हुई थी। उसके बाद मतलब वही 18-20 साल की एज में लड़कियों की शादी के लिए लड़के देखते ही हैं सभी पेरेंट्स। तो 18-20 साल की थी मैं, तो उसके बाद उन्होंने लड़के देखे। तो लेकिन ये मतलब अगर मैं ईयर बताऊं तो 2005 से उन्होंने शुरुआत की। तो एक बात बताइए मैम, जैसे आपने कहा कि आपको कई साल घर में ही बैठना पड़ा। हाँ। तो ये एक तो बात ये समझ में आती है कि परिवार को नॉलेज नहीं था ब्लाइंड लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, है ना। उनको जानकारी का अभाव था कहीं ना कहीं। तो आपके जब शादी ब्याह की बात चल रही होगी तब भी उनके जहन में काफी ऐसी ही बातें चल रही होंगी जो पुराने जमाने में जो चलती थी कि भाई ये कैसे शादी करेंगी, या ब्लाइंड से करेंगी तो ही ठीक रहेगा, या किसी विकलांग से करनी पड़ेगी। क्या चल रहा था घर में, थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो वो विकलांग से भी विकलांग मिले, कैसा भी मिले, लेकिन लड़की को खुश रखे, इस तरह का उनका विचार था। अच्छा, इस तरह की सोच थी उनकी। हाँ। अच्छा, तो फिर जब आलोक जी से मिलना हुआ। हाँ सर, बताइए। तो जब आलोक जी से मिलना हुआ या इनके हाँ। बारे में जब पता चला तो फिर कैसे आप इस निर्णय तक पहुंची? तो जब वो उनकी कोशिश नाकामयाब हुई मेरे पेरेंट्स जी, तो उनके बाद तो उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था जी कि जो तुम फैसला लोगी, जो भी करोगे अच्छा ही करोगी, अच्छा सोचोगी। क्योंकि वो उस टाइम पैरों पे खड़ी हो चुकी थी। मैं पढ़ाई अपनी, जो भी मेरे छोटे छोटे सपने थे मेरे, वो मैं पूरे कर चुकी थी जी। मैं जैसे कि बताया, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। मैं जॉब करके एक इंसान एक आत्मनिर्भर बन जाता है। बिल्कुल। दूसरों मतलब पेरेंट्स भी मेरे पे गर्व करते थे कि हाँ, ये ब्लाइंड होकर के भी इसने अब मतलब इतना आत्मनिर्भर बन गई। बहुत बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे जी। तो उसके बाद जब शादी की क्या होता है, जब शादी की उम्र आती है तो फिर उनको लगता है कि अब तुमने पढ़ाई कर ली, जॉब कर ली, अब तुम्हें अच्छा सा जीवन साथी देखो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तुम दिल्ली में रहती हो जी। तो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो ये बोल रहे हैं, सुरभि जैन जी। तो उनके थ्रू हम एक दूसरे से मिले। तो जनरली बस बातचीत में ही हम लोग शादी तक बात हो गई। तो बस पेरेंट्स के मतलब हम लोग चाहते थे कि पेरेंट्स के अगेंस्ट ना हो। जी, बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स ने ही हमारा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया। अच्छा। क्योंकि उनको मेरे पे विश्वास था, जो मैं सोचूंगी अपने लिए अच्छा ही सोचूंगी। तो बस, तो जब उनको नाकामयाब होंगे तो उन्हें ब्लाइंडनेस, तो अभी तक भी वैसे मानते हैं, जो आज मतलब पूरा समाज भी ऐसा सोचता है कि ब्लाइंड के साथ कैसे रहेगा। तो अभी भी उनका ऐसा मानना है। लेकिन जब हम लोग खुश हैं, मैं उनको बोलती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एटलीस्ट आपकी फैमिली मतलब तैयार तो थी कम से कम, है ना। हाँ जी जी जी। तो आलोक जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की तरफ से कुछ आनाकानी हो रही थी? मेरी फैमिली में जब इनसे मिलने गए थे, जब पापा और मम्मी सब लोग एग्री नहीं थे, मेरी जीत पे सबको झुकना पड़ा था कि वो मानते थे कि कैसे काम चलेगा, कैसे क्या चलेगा। अब उनको लगता है कि अब
इसका फैसला सही था। धीरे धीरे घर में सेट हो गई, सारा काम संभालने लगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जैसे आप घर में रहते हैं मम्मी पापा के साथ में, आज वो सब संतुष्ट हैं नीतू मैम का जो काम करने का तरीका है या जो भी वो करते हैं? हाँ सर, क्योंकि मैं घर को अच्छे से जैसे भी मतलब जिस तरह से भी एक हाउसवाइफ संभालती है, जितना मैं कर सकती हूँ उनको जैसे जैसे उन्हें पसंद है उससे मैं उनका ध्यान भी रखती हूँ। तो इसलिए उनको अभी तक तो मेरे से कोई भी कंप्लेन नहीं है जी। और वो सबके सामने बताते भी हैं कि हमारी बहू इस तरह से हमारा ध्यान रखती है जी। और ये दोनों खुश हैं, तो उनको इस बात से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नीतू मैम, मुझे बताइए कि अभी आपके दोनों के जीवन की बात थोड़ा सा और आगे चल करके करेंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर की आपने बात की दिल्ली में, उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपको काबिल बनाने में या आपको इस लायक बनाने में कि आज आप घर भी अच्छे से संभाल रही हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारी होम मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुई थी जी। तो अगर मैं वो ट्रेनिंग नहीं करती तो ना मुझे कुकिंग आती। कुकिंग के साथ साथ वहाँ पे और भी जैसे घर चलाने के लिए जो सिलाई थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह का ऐसा काम होता है, और घर में मतलब अपने रूम को कैसे मैनेज करना है, अपने घर को कैसे मैनेज करना है जी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ब्लाइंड होने के बाद में हमें कोई नहीं सिखा सकता है। पेरेंट्स तो नहीं सिखा सकते क्योंकि वो हाथ पकड़ के नहीं बताएंगे। जी 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 जी। तो क्योंकि पेरेंट्स को अनुभव भी नहीं होता है ना कि भाई कैसे ट्रीट करना है। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ का माहौल था वो इसी तरह का था जी। तो इस तरह से मुझको बहुत हेल्प मिली इस ट्रेनिंग से। और जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो फिर उससे मेरा ऐसा मानना है, एजुकेटेड होगा तभी कोई सामने हमको शादी वगैरह के लिए कोई हमसे एग्री होता है ना। अगर हम एजुकेटेड कोई नहीं होगा तो फिर वो भी हमारे लिए माइनस पॉइंट बन जाता है। जी जी जी। तो वहाँ पे बेसिकली मतलब सब चीजें सिखाई जाती हैं ट्रेनिंग सेंटर में। सबसे अच्छा वो बहुत सेफली था गर्ल्स के लिए, क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली में रहते हुए हम लोग कैसे सेफ हैं लड़कियां। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कंप्यूटर क्लासेस थी, म्यूजिक क्लासेस थी, ब्रेल क्लासेस थी कि अगर ब्लाइंड को अगर अचानक से कोई रिसेंटली ब्लाइंड हो जाए तो उसको हर कदम पे हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी क्लासेस होती थी वहाँ पे। मोबिलिटी क्लासेस होती थी क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकल सकते तो अचानक से हमें कभी कोई सहारा ना मिले तो हम बाहर भी निकल सकते हैं अकेले वाइट कैन लेकर के। मैम लेकिन मुझे बताइए थोड़ा सा और हमारे सुनने वालों को और मदद मिलेगी समझने में कि एक गृहिणी की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और एक गृहिणी के पास जितना काम होता है ऐसा कहा जाता है उतना काम तो किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में, है ना? तो मतलब किस प्रकार वहां पे रहने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हम अब घर परिवार को अच्छे से संभाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। आप सही बोले, सही बता रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही मुझे एकदम जो घर में हमें जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है घर चलाने के लिए, जिस चीज सुबह से लेके शाम तक जो भी हमें काम करने होते हैं, तो वो सब मैंने वहीं से सीखा। वहां से मुझे कोऑपरेट मिला और फिर फ्रेंड्स भी बनते हैं तो उनसे हम एक दूसरे से जानकारियां लेते हैं कि हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, हम उससे कैसे हमें बाहर निकलना है। तो इस तरह से फिर हम लोग शादी, अभी तक हम 4-5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। तो अभी मुझे बताइए, हाँ, जैसे कुकिंग वगैरह सब करती हैं आप घर में? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं होती है? सर नहीं, हम थोड़ा क्या होता है, हम अपने हिसाब से कुकिंग करते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर सकते। उनको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, किसी चीज को उन्हें 15 मिनट लगते हैं, हम उस चीज को 20 मिनट में करेंगे। जी मैम। अगर हमें कोई चीज वगैरह देखने हैं, हमें अपने किचन में जो भी डब्बे वगैरह हमें अपने हिसाब से सेट रखने हैं, कौन सी अलमीरा में, कौन सी सेल्फ में, कहाँ पे रखने हैं। जी जी जी। तो अगर कोई चीज इधर रखी है तो मैं उनसे कहूंगी कि मुझे ये चीज यहीं पे रखनी है जिससे मैं आसानी से ढूंढ सकूं। जी। अच्छा मैम ये बताइए, आलोक जी को कुकिंग सिखाई कि नहीं आपने? वो पहले से ही ट्रेंड थे और इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, पड़ती है तो वो नहीं, कभी आपका भी तो दिल करता होगा कि भाई मुझे भी कुछ बना करके खिलाएं। हाँ, वो ब्रेकफास्ट में बना के खिलाते हैं मुझे। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। हाँ। क्या बनाते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है? उनके हाथ का मुझे पोहा बहुत पसंद है। अच्छा,
हाँ, एक दो बार उन्होंने नमकीन पुलाव बनाए थे, जी। तो बस। अक्सर क्या होता है नीतू मैम, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, हाँ, वो यही बोलते हैं कि सर ब्लाइंड लड़की है तो या तो उसकी गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, और नहीं तो फिर लड़की जो है वो थोड़ी लो विजन होनी चाहिए, दिखने वाली होनी चाहिए, जिसको दिखाई देता हो। दूसरा ये होता है कि सर वो दोनों ब्लाइंड हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अगर यही बातें आपसे कोई कहे तो आप क्या जवाब देंगी? मैं तो ये कहूंगा, जब समय अपने साथ रहता है ना तो सारा काम आसान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी दोनों के अंदर। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ये ब्लाइंड दोनों आपस में नहीं काम कर सकते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, काम के समय को, काम को, और दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो लाइफ दोनों चल सकती है। कि नॉर्मल के साथ भी आप 100% ब्लाइंड किसी नॉर्मल से भी करता, तो जब तक दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरीके से ये है कि ब्लाइंड शादी करेगा तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी जरूरी है। लेकिन आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आए थे आलोक जी? शुरू में पहले थे, पर जब रियलिटी जब शुरू मेरी हुई, रियल लाइफ जब शुरू होती है, जब आदमी को पता लग जाता है कि कैसे एक नॉर्मल के साथ देखे, अपने हमसफर के साथ देखे, अपने जैसे व्यक्ति के साथ देखे, कितना अंतर। और ब्लाइंड में मतलब ब्लाइंड से शादी करने में ज्यादा इजी कहूंगा जितना नॉर्मल से शादी करने में थोड़ा दिक्कत आती है, मेरा ये मानना। तो आज आपने मतलब अपनी जब अंडरस्टैंडिंग आपको लगा होगा कि यार यही मेरे लिए तो जीवन साथी के रूप में सबसे अच्छी हैं, तो कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में चल रही थी उस समय आलोक जी? उस समय बहुत सारी चल रही थी। पहले तो घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सबसे बड़ी मेन चल रहा था कि घर वालों को मनाना सबसे बड़ा मेरा टिपिकल चैलेंज था। भाई बहनों ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा को समझाया कि हम लोग साथ हैं, भैया के साथ और भाभी के साथ टेंशन मत लो, हम सपोर्ट करेंगे हर जगह। तो मम्मी पापा ने कहा आप लोग जिम्मेदारी लेते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उनके सपोर्ट के कारण दोनों आज साथ हैं। तो कहीं जाना होता है जब कार्यक्रमों में बाहर, परिवार में या अपने ससुराल में, सिस्टर वगैरह की फैमिली में, तो मतलब क्या रिस्पॉन्स रहता है नीतू मैम के साथ? सबका रवैया वैसा ही है जैसा होना चाहिए या कुछ लगता है अंतर? नहीं, वैसा ही है सबका। जहाँ से कोई फंक्शन में जाते हैं तो मम्मी या पापा जो भी हो, या सिस्टर या भाभी, मेरी कजन भाभी होती है, तो खाने में या जो भी तैयार करना है शादी फंक्शन के लिए तो पूरा सपोर्ट करती है। भाभी ऐसे तैयार हो, ऐसे करो, हम खाना लाते हैं, सारी केयरिंग। मेरे जो कजन ब्रदर है वो एयरटेल में जॉब करता है, वो भी केयरिंग करता है, हर जगह ध्यान रखता है सब फंक्शन में। कोई भी जब अमूमन ससुराल जाता हूँ तो मेरे ससुराल वाले पक्ष वाले जो भी हैं वो एनी टाइम मेरे साथ रहेंगे, क्या चाहिए जीजा जी। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो तो मुझे ये, मैं कुछ नहीं खाना होगा तो भी वो मुझे लाके दे देंगे, ये चीज आप खाओ शादी के फंक्शन में। उन्हीं केयरिंग करते हैं। अच्छा, तो नीतू मैम आप जिस सेंटर में थे, हाँ सर, वहां पे तो आपने आपकी जैसी बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा। तो क्या सभी लोग इतने आत्मनिर्भर बन जाते हैं या किसी किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है? सर, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सबकी ब्लाइंडनेस के अलग अलग कारण होते हैं जी। किसी को कम समय लगता है जी, कभी किसी को ज्यादा टाइम लग जाता है जी। तो जब तक वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन जाते हैं तो हमारी जो वहाँ का स्टाफ है, उनकी जो भी मतलब हमारी मैडम है, उनका पूरी कोशिश रहती है कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। कुकिंग का, जैसे वहाँ पे कुकिंग के में अगर कोई ट्रेंड है तो कुकिंग के हिसाब से उनको उस तरह से, मतलब कैंटीन होती है वहाँ पे, तो कैंटीन के हिसाब से उनको मतलब वहाँ पे काम दे देते हैं। इस तरह से एक तो कैंटीन का काम हो गया। अगर कोई स्टिचिंग, सिलाई वगैरह में हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग है, तो अगर किसी को सिलाई वगैरह का शौक है या गिफ्ट्स वगैरह, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें भी हाथ के काम में वो अच्छी हैं तो हाथ के काम के हिसाब से उनको अलग काम दे दिया जाता है, तो उनको एटलीस्ट ये लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंड हैं तो हम आंखें नहीं हैं तो हमारे पास हम अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे कंप्यूटर में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है क्या मैम कि शादी वगैरह मतलब जो है करवाई, अब समय हो गया है शादी भी करवानी है इन लड़कियों की, इस तरह का भी ध्यान दिया जाता है? शादी तो नहीं, लड़की अगर खुद थोड़ा, लड़की को अगर लगता है कि मुझे शादी करनी है तो वो बात कर सकती है। नहीं, जैसे आपके केस में हम ले मान लीजिए तो आपको जब आलोक जी का प्रस्ताव आया तो क्या आपने भी वहां पे चर्चा की थी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, या ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है? जी, मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे काउंसलिंग क्लास होती है। अगर कोई जैसे मतलब ब्लाइंडनेस होने के साथ साथ थोड़ा डिस्टर्ब, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनके लिए काउंसलिंग क्लासेस भी होती हैं। अच्छा। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको मतलब एक फैमिली मिल जाए तो फिर उनकी कोशिश रहती है कि अगर इसको कोई फैमिली मिल सके तो वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। और मैं वहाँ पे ठीक थी, पर लेकिन एक शादी की उम्र होती है तो फिर मुझे फैमिली का प्रेशर था कि आपको शादी करनी है, आपकी शादी की एज है, तो आप हम लोग अपनी तो पहली इस तरह से मैं मतलब सबसे बड़ी थी भी, मतलब अपने भाई बहनों में बड़ी थी, तो मुझे लगता था कि पेरेंट्स भी दुखी हैं तो चलो उनके खुशी के लिए मतलब, और मैं अभी खुश हूँ यहाँ पे रह के, और उन्होंने जो मेरे लिए सोचा अच्छा सोचा, और मैंने अपनी मतलब जो असल एज थी उसमें मैंने शादी के लिए मतलब सही निर्णय लिया, सही फैमिली में आके मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा है। तो नीतू मैम, अभी आपने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई शिकायत भी है आपको जिंदगी से? जैसे शिकायत तो अपने ऊपर है कि हम अपने आप को मैं बिजी रखती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी मैं फ्री रहने की कोशिश करती हूँ तब मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल घर में इतने सारे काम होते हैं। घर में काम होने के साथ साथ मैंने बताया मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ, खुद भी अपनी पढ़ाई करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ भी अपना जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी मुझे पढ़ने को मिल जाता है लेती हूँ। तो शिकायत तो यही है, जो भी एक सपना मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि सपने तो सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं। जी जी, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनको करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। जी, कैपेसिटी यही है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, हम दोनों में से किसी एक की गवर्नमेंट जॉब तो होनी ही चाहिए जी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए ना। मेरा ऐसा मानना है, जितना हमको दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ये बात तो बहुत सही कही आपने कि ऊपर वाले ने जो दिया है, जो तय कर दिया है, उसी को अपना मुकद्दर समझना चाहिए। ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल। और अगर मैं बाहर जाऊंगी, मुझे जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी फेस करनी पड़ेगी। वो टाइम पे आई नहीं आई है, तक आएगी जी। और अगर मैं उसी चीज को मैं घर में रह के भी अपनी पढ़ाई, और अगर जो भी मुझे आगे मतलब जॉब जो भी करनी है, अगर मैं घर में रह के कर पाऊं, क्योंकि आजकल तो वो है ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर मैं घर में रह के भी अपनी उस चीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या है। बहुत खूब। तो अभी आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं आजकल, तो कंप्यूटर की क्लासेस लेती हैं मैम? हाँ, कंप्यूटर क्लासेस। क्या बात है। तो आप दोनों तो कंप्यूटर के क्षेत्र में ही रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा होगा कि एक दूसरे को मतलब समझने में, पसंद करने में थोड़ी आसानी रहती है जब दोनों का सेम फील्ड हो, सेम शौक हो, तो नहीं? बिल्कुल, ये बात भी है। और धीरे धीरे जब हमारे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर हमारी शादी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं या समझ लेते हैं ना, वहाँ पे फिर दिक्कतें काफी कम हो जाती है। जी 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 जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां आती है हमारे सामने जहाँ परिवार और समाज से लड़ना पड़ता है पहले तो, लेकिन हम लोगों का यही मानना था कि हम लोग तभी शादी करेंगे जब पेरेंट्स एग्री होंगे, पेरेंट्स तैयार होंगे। तो जब पेरेंट्स तैयार हो गए थे उसके बाद ही हम लोगों की शादी फिक्स हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब हम अपने जैसे जीवन साथी को चुनते हैं तो
जो परिवार और समाज का जो संकट होता है या उनसे जो हमें जो लड़ना पड़ता है वो कम से कम हो जाता है, वो थोड़ा सा, है ना? हाँ, एक एक करके हम, मतलब मैं तो अपने आप में यही मानती हूँ, मैं उन लोगों के लिए रोल मॉडल हूँ। जी हम एक दूसरे के लिए रोल मॉडल हैं। जी। जो भी जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जब कभी अपने बारे में जिक्र करती हैं तो हम उनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, तो आलोक जी, हाँ जी। तो ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि भाई आपने बात तो बहुत लड़कियों से की होगी ना, ब्लाइंड में भी। नीतू मैम ही कैसे पसंद आई आपको, ये बताओ। मैंने नीतू मैम से ही बात करी थी। अच्छा, किसी और से बात हुई नहीं? नीतू मैम का और मेरा ब्लाइंड फील्ड में ब्लाइंड लड़की से बात किसी से। अच्छा, किसी से नहीं हुई, क्या बात। नॉर्मल जैसे प्रोफेशनल लाइफ जैसी बात होती थी जी। जो दिल को छू जाने वाली बात इन्हीं से हुई। अच्छा, तो कौन सी बात आपको, नीतू मैम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मेरे को उनका सादा सरल स्वभाव, अच्छा, सीधा सिंपल, पॉइंट टू पॉइंट, जो हाँ है तो हाँ, जो ना है तो ना। अच्छा, वो पॉइंट टू पॉइंट बात थी। उनका सीधा साधा सरल स्वभाव, एक आकर्षण मेरे को लगा यही परफेक्ट मेरे लिए। क्या बात है। दूसरी जो लड़कियां थी वो ये कहती थी गवर्नमेंट जॉब होगी तो सोचेंगे, वो होगा तो सोचेंगे, बट इन्होंने ये नहीं बोला कि अभी गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी, वो कुछ नहीं, बस जैसे हो, जिस साल में हो मुझे एक्सेप्ट हो, इनकी फैमिली को जिस साल में था उसी में एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। ज्यादातर डिमांड आती है गवर्नमेंट जॉब होगी तो हम शादी करेंगे, मकान में ये प्रॉब्लम है, ऐसा मकान है, वैसा है। कईयों ने ऐसी कमियां भी निकाली। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप। ये होता है, वाकई में ये होता है अक्सर। और ब्लाइंड के साथ मोस्ट ऑफ दी होता है कि गवर्नमेंट जो होगा सामने वही शादी करेंगे, या जो गवर्नमेंट ब्लाइंड लड़की होगी वो भी कहेगी कि मेरे से ज्यादा 1 रुपया ज्यादा कमाने वाला हो तो मैं शादी करूं, नहीं तो मैं नहीं करूं। लड़कियों ने ऑफर दिया था मुझे ऐसे, तो उन्होंने शर्त दिया कि आप हमारे से ज्यादा कमाओ या आपकी गवर्नमेंट जॉब हो। मैंने कहा मैं जिस लाइफ में हूँ उसमें खुश हूँ, कोशिश जरूर कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल सही है भाई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। पर इन्होंने ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी, जैसे हो दोनों मिलके करेंगे, जैसे भी होगा चलाएंगे। तो मेरे लिए लकी है कि जो मैंने नहीं सोचा था वो काम मेरा, इनके आने से मेरा एक दूसरा मकान बन गया। डेफिनेटली सबसे बड़ी लकी हुई। क्या बात, वाह, बहुत खूब। इनके आने का, जब पहले मेरी बीच जॉब छूट गई थी, एनजीओ में करता था जी। जैसे ही तो मेरी शादी हुई, मेरी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई, अच्छी सैलरी, अच्छा स्टेबल हो गया। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। इनके आने से मेरे 2 लाइफ में चेंज है सबसे बड़े। अच्छा आलोक जी, आपने आपके विवाह के बाद फिर वहाँ जहाँ नीतू मैम थी, और भी लोगों को मतलब आपने मदद की विवाह वगैरह में, ऐसा कोई मौका नहीं मिला? मिला था मौका, ज्यादा नहीं, क्योंकि जो बोलती थी लड़कियां ऑलरेडी पहले ही सेट हो चुकी थी। फ्रेंड जो भी, अभी एक फ्रेंड बोल रही है तो कोशिश चल रही है, उसके लिए बात कर रहा हूँ, देखते हैं बैठता आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आजकल? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले समय दे पाता था, उतना भी नहीं दे पा रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि 9 से 6:15 की ड्यूटी सबसे बड़ी मेरे लिए लॉन्ग टाइम होता है प्राइवेट जॉब में। और हॉलीडे के दिन भी क्लोजिंग बंद एंड में कई बार ऑफिस जाना पड़ता है, तो पढ़ाई का समय कम मिल पा रहा है। कोशिश जारी है। बहुत बढ़िया। कभी आपके मम्मी पापा अकेले में बात करते हैं आपसे कि मतलब जो हो सकता है कि भाई इनके जैसे आपकी मैम के सामने नहीं कह पाते होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी, कभी कहते हैं कोई शिकायत या कुछ इस तरह की बात आती है सामने? कोई शिकायत नहीं उनकी तरफ से, कुछ भी नहीं आती। अच्छा, नहीं आती। बहुत वो तो ये बोलते हैं जितना है उतने में संतुष्ट करो, नहीं होगी गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, बहुत दाल रोटी में कोई कमी नहीं है जी, जितना है उतने में खर्चा चला लेंगे। वाह, बहुत खूब। तो आज बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों ने आने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद आप दोनों का। तो नीतू मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को? हाँ सर, मैं बस एक छोटा सा संदेश यही दूंगी जी कि जो भी यहाँ मतलब लड़के लड़की हमारे जैसे दृष्टि बाधित हैं, अगर वो कोई भी अब शादी के लिए ऐसा कोई शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ना सोचें कि वो कितने वो मतलब हम वही जो अभी हमारे आलोक जी बोल रहे थे कि हम मतलब सक्षम है, कितने सक्षम है, मेरे से ज्यादा है, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। वही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फैमिली को खुश रखना जरूरी है। फैमिली को खुश रखेंगे तो उनसे सपोर्ट मिलेगा तो वो आपका पूरा ध्यान भी रखेंगे, आपसे प्यार करेंगे। तो अगर आप एक दूसरे सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। सन्नू भाई, मेरा ये कहना है जी, किसी की जॉब को ना देखा जाए, उसका परिवार या उसका प्रेम देखा जाए, कितना वो आपको प्यार करता है, कितना वो है। क्योंकि जॉब देख के शादी करेंगे तो ये हो सकता है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे, कम वाले के पीछे हमारी खुशी छोड़ सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि हम ये सोचे कि अगला सामने वाला हमसे कितना प्यार करता है, वो देखे। कि क्या पता उसकी लाइफ में जाने का क्या चेंज भी आ जाए, सबसे बड़ा चेंज हो जाए। जैसे ही मेरी लाइफ में तो काफी चेंज हो गया मेरे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हम मतलब डिसीजन लेने की बात होती है, हमें पता नहीं होता है कि भविष्य में और क्या अच्छा होने वाला है हमारे साथ, लेकिन कई बार हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं टाइम पर। मैं मानता हूँ ऊपर वाला सब कुछ फिक्स रखता है, सब कुछ सेट करके रखता है, किसके साथ कब क्या देना है क्या नहीं देना, वो अपना प्लानिंग पूरी बना के चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी और नीतू मैम, आप दोनों आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, अपने अनुभव साझा किए, आप दोनों के मिलने की कहानी बताई। और खासकर महिलाओं के लिए नीतू मैम आपने जो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया है, वो मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों के लिए काफी जानकारी पूर्ण भी है और बहुत लोगों को उससे लाभ भी मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हमराही कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहो। प्रतिक्रियाएं कैसे देनी है ये तो आप वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ताकि आप सबको याद भी हो जाए। तो जो नंबर है उसको आप डायल करें 94 14 15 और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 9414 151415। ये रेडियो मधुबन का नंबर है और रेडियो मधुबन के ही नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल जरूर कीजिए ताकि आप रेडियो मधुबन को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमराही हर रविवार को शाम को 5 से 6 बजे तक आप रेडियो मधुबन ऐप पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम पर आप सबकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, शिकायतें जो भी होंगी वो जरूर मिलेंगी, और ताकि हमें आने वाले समय में सीखने का और अवसर मिले और क्या सुधार करना है ये भी पता चले। तो इंतजार रहेगा आप सबकी प्रतिक्रियाओं का। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि कोई भी व्यक्ति जो विवाहित हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ संघर्षपूर्ण बात रही है, और अगर आप दिव्यांग हैं तो आप में से कोई भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब हमें जरूर बताएंगे और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले रविवार किसी और हमराही के साथ। तब तक मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।